डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को समझते हुए सेंटर स्टेट रिलेशंस को देखेंगे। पहले हम लोग जितने भी संवैधानिक उपबंध हैं उनको देखेंगे, फिर इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है हमारे फेडरल सिस्टम में, सेंटर स्टेट रिलेशंस के जो आर्टिकल्स हैं वो कैसे अप्लाई होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और देखते हैं कितने तरह के पॉसिबिलिटी हो सकते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस में। तो सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस हो सकते हैं, सेंटर स्टेट एग्जीक्यूटिव रिलेशंस हो सकते हैं, देन फाइनेंशियल वित्तीय, देन कॉमर्शियल वाणिज्यिक, देन सेंटर स्टेट रिलेशन विथ पब्लिक सर्विसेज, देन सेंटर स्टेट इमरजेंसी रिलेशंस आप फिर सेंटर स्टेट जुडिशियल रिलेशंस की भी पॉसिबिलिटी होती है और देशों में, हमारे देश में नहीं पॉसिबिलिटी है। तो सेंटर स्टेट अगर आप जुडिशियल रिलेशंस की बात करेंगे तो हमारे देश में नहीं है। वी हैव अ सिंगल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम, हमारे यहाँ पे एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। तो यहां पे आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, अधीनस्थ न्यायालय जिसको आप बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आप देखते हैं। तो वी डू नॉट हैव सेंटर स्टेट जुडिशियल रिलेशंस। जैसे आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। ऑल्दो सेंटर स्टेट जुडिशियल रिलेशंस कैसे काम में आता है, जब आप देखते हैं सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आर्टिकल 131 के थ्रू देयर इज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जहां पे सेंटर के अगेंस्ट स्टेट जा सकता है और स्टेट के अगेंस्ट सेंटर जा सकता है। तो यहां पे सेंटर स्टेट रिलेशंस में जो हम लोग प्रोविजन देखने जा रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है उनको समझने की कोशिश करते हैं। और सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस में अगर आप बात करिएगा तो ये आर्टिकल हमारे यहाँ पे 245 से लेके 255 तक दिया गया है। और ये सेंटर स्टेट एग्जीक्यूटिव रिलेशंस 256 से लेके 263 तक दिया गया है। सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस 264 से लेके 300A तक दिया गया है। सेंटर स्टेट कॉमर्शियल रिलेशंस 301 टू 307 तक। सेंटर स्टेट पब्लिक सर्विसेज रिलेशंस डायरेक्टली नहीं है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं कि 308 से लेके 300 आपके 314 तक है, फिर 315 से पब्लिक सर्विस कमीशन से स्टार्ट हो जाते हैं और 323 तक पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 308 से लेके 323 तक ये पूरा का पूरा प्रोविजन है। ऑल्दो जो हमारे काम का होगा वो होगा आर्टिकल 312 जो ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात करता है, जो सेंटर स्टेट रिलेशंस को गवर्न करते हैं। एक आर्टिकल इसमें से आएगा। इमरजेंसी सेंटर स्टेट इमरजेंसी रिलेशंस में आप पढ़िएगा ये 352 से लेके 360 तक दिया गया है। तो देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंध की विभिन्न संभावनाएं हैं और उसमें जो आप संभावनाएं देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एक पार्ट में दिया गया है। वो पार्ट है 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का 11वां भाग है जिसको सेंटर स्टेट रिलेशंस के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये फर्दर दो भागों में डिवाइडेड है, सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन, सेंटर स्टेट एग्जीक्यूटिव रिलेशंस। फिर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, ये पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है और इसको हम लोग पढ़ते हैं फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट लाइबिलिटी, फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट एंड लाइबिलिटी, सूट एंड लाइबिलिटी, वित्त संपत्ति संविदा वाद और उत्तरदायित्व। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं वित्त संपत्ति संविदा वाद और उत्तरदायित्व के रूप में। तो ये भाग 12 में दिया गया है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, और इसी में संपत्ति का अधिकार का भी बात कहा गया है। व्यक्तियों के 300A में 44वें संविधान संशोधन से उसको जोड़ा गया। फिर आप देखेगा 301 टू 307 जो आपका है
ये एक अलग पार्ट में दिया गया है, पार्ट 13th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो पार्ट आपका है वो इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की बात कहता है। इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की बात करता है। इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की बात करता है। अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य और समागम की बात करता है। तो ये 301 से लेके 308 7 तक दिया गया है, अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य और समागम। और फिर आप देखिएगा सर्विसेज के बारे में बात करता है, भाग 14 जो आप पढ़िएगा पब्लिक सर्विसेज के रूप में। उसमें एक आर्टिकल आपका महत्वपूर्ण है केंद्र राज्य संबंध के संबंधित में, और ये 312 है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं भर्ती पाती है केंद्र सरकार से, प्रशिक्षण देता है केंद्र सरकार, तैनाती देता है केंद्र सरकार, और काम करते हैं राज्यों के अंदर। राज्यों का पूर्ण नियंत्रण इनके ऊपर नहीं होता है। तो दे आर ट्रेन्ड, दे आर रिक्रूटेड, दे आर ट्रेन्ड, दे आर पोस्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, although state government have limited power to discipline them. Then सेंटर स्टेट इमरजेंसी रिलेशंस में 3 तरह के इमरजेंसी रिलेशंस आप पढ़िएगा। सेंटर स्टेट जो आपके इमरजेंसी रिलेशंस हैं उसमें आप पढ़िएगा नेशनल इमरजेंसी, देन स्टेट इमरजेंसी एंड देन फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये केंद्र राज्य के संबंधों में परिवर्तन ले आते हैं। किस तरह के परिवर्तन ले आते हैं वो जब डिटेल्ड में इसको पढ़ा जाएगा तो बात किया जाएगा। और ये केंद्र राज्य संबंध से सारी बातें आपकी हैं। और भी संविधान में बड़े सारे उपबंध हैं जो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं, लेकिन अभी हम लोग मेजर इस टॉपिक्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस क्यों हमारे देश में जरूरी है? क्योंकि हमारा देश एक संघवाद पे आधारित, फेडरल सिस्टम पे आधारित एक देश है। Although the word federalism has never been mentioned in the constitution, the word union has been used in Article 1 of the Constitution, which says India, that is Bharat, shall be a union of states. तो यहाँ पे हमारे देश में संघ का शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये जो आपका संघ का शब्द का प्रयोग किया गया है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत एक राज्यों का संघ होगा, भारत एक राज्यों का समूह नहीं होगा, एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो हमारा देश केंद्र राज्य संबंध पे बना हुआ है, वही सारी बातें आपको इस भाग में देखने को मिलेगा। अब देखिए पहला आर्टिकल जो है, हम लोग आर्टिकल वाइज इस पूरे पार्ट को देखने की कोशिश करेंगे। पार्ट 11th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल आपका है 245। कितने आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे? 245 से लेके जितने भी आर्टिकल इससे संबंधित होंगे। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन, केंद्र राज्य विधायी संबंध के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो 245 आर्टिकल है वो कहता है एक्सटेंट ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 245 सेज एक्सटेंट ऑफ द लॉ, extent of the law made by parliament oblique state legislature। संसद और राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए विधियों का विस्तार क्या होगा, किन क्षेत्रों पे लागू होंगे, कहां तक उनका असर होगा, ये बात आपको देखना है। तो अगर आप बात करेगा कि जो विस्तार है संसद का राज्य विधायिका का वो कितना होगा, तो संसद जो विधि बनाएगी उस विधि का विस्तार होगा पूरा भारत, होल इंडिया। और जो राज्य विधि बनाएगी इसका विस्तार क्या होगा, जो स्टेट लेजिस्लेचर विधि बनाएगा इसका विस्तार क्या होगा, स्टेट इटसेल्फ, उस राज्य की जो आपकी बाउंड्री है, सीमा है, वहां तक राज्य की विधि का प्रभाव होगा। लेकिन इसका क्या मतलब है कि हमारे देश की विधि किसी अन्य देश में लागू नहीं हो सकती? लागू हो सकती है अगर जो व्यक्ति किसी अन्य देश में है उसका भारत के किसी विधि के साथ संबंध स्थापित हो और भारत के बाहर किसी विधि को लागू करवाने की शक्ति केवल और केवल
हमारे यहाँ केंद्र सरकार के पास है। तो इनको एक तरह से कहा जाएगा कि यहाँ पे भारत के बाहर जो विधियां लागू होती हैं वो केंद्रीय विधियां लागू हो सकती हैं। ओवरसीज में जुरिसडिक्शन सेंट्रल लॉ का हो सकता है इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशन बिटवीन द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द पर्सन हु इज रिसाइडिंग इन एनी अदर कंट्री। सो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन लॉ बनाने की पावर किसके पास है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, क्षेत्रातीत विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? वो हमारे केंद्र सरकार के पास दी गई है। अब इसका मतलब यह है कि दूसरा बात आप यहां पे देख लीजिए कि राज्य की जो विधि बनाने की शक्ति होगी वो राज्य के सीमा तक सीमित होगी। द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द स्टेट विल बी लिमिटेड टू दैट स्टेट इटसेल्फ, but this does not mean that any law which is made by a particular state will not be applicable to any other state. There is a possibility of application, लागू होने की संभावना है, जिसको हम लोग एक लॉ से, एक डॉक्ट्राइन से समझते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत आप देखिएगा ये लागू होता है कि जब क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत आपका लागू होता है तो उसके माध्यम से किसी राज्य की विधि किसी अन्य राज्य में भी लागू हो सकती है। जैसे उदाहरण के स्वरूप में देखिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बिहार में शराबबंदी के विधि का उल्लंघन करता है, इफ अ पर्सन वायलेट्स अ लॉ रिलेटेड टू प्रोहिबिशन ऑफ ड्रिंकिंग इन बिहार and he moves from Bihar to UP and the Bihar police is able to establish that the person has violated the law in Bihar and moved to UP, so then the law of Bihar will be applicable to a person who has moved to UP. अगर कोई व्यक्ति बिहार में शराबबंदी के अधिनियम का उल्लंघन करता है, उसके बाद वो यूपी में चला जाता है और बिहार पुलिस यह सिद्ध कर पाती है न्यायालय में कि यह व्यक्ति बिहार में इस विधि का उल्लंघन करके यूपी आ गया है, तो बिहार की विधि यूपी में भी लागू होगी। इसको हम लोग कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत। इसका अर्थ यह है कि जो यूपी का लॉ है वो यूपी में काम करेगा, बिहार का लॉ बिहार में काम करेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि बिहार का लॉ किसी भी सरकमस्टेंस में भारत के किसी अन्य क्षेत्र में काम नहीं कर सकता। अगर यह सिद्ध हो जाए कि जो व्यक्ति बिहार में किसी विधि का उल्लंघन किया है या यूपी में किसी विधि का उल्लंघन किया है और न्यायालय में सिद्ध हो जाए कि विधि का उल्लंघन करके किसी अन्य राज्य में चला गया है, तो भी उस व्यक्ति पे वो विधि लागू होगी। ये आर्टिकल 261 से भी आप लोग देख सकते हैं, जिसमें बोला गया फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज। 261 में भी ऐसी ही बात की गई है, फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज। पूरी मान्यता और पूरी निष्ठा दी जाएगी किसी भी विधि को जो भारत के किसी राज्य के द्वारा बनाया गया है, और न्यायालय द्वारा किसी भी निर्णय को किसी अन्य राज्य में भी मान्यता दी जाएगी। ये पॉइंट आपका बोला जा रहा है। तो आर्टिकल 245 simply says that law made by the territorial extent of law made by the parliament and the state legislature. Territorial extent of the law made by the parliament and the state legislature. राज्य विधायिका और संसद द्वारा बनाई गई विधि का विस्तार की बात कही गई है। तो यहां पे टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या होगा? केंद्र का जो विधि बनाने की शक्ति है वो पूरे भारत में, होल इंडिया, और राज्य की जो विधि बनाने की शक्ति है, स्टेट की जो विधि बनाने की शक्ति है, वो स्टेट की बाउंड्री तक सीमित होगी। लेकिन ये बात आपको जानना है कि देश के बाहर विधि बनाने की शक्ति किसके पास होता है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन केंद्र के पास होता है। राज्य की विधि को किसी अन्य राज्य में लागू किया जा सकता है डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस के माध्यम से, क्षेत्रीय संबंध के सिद्धांत के माध्यम से एक राज्य की विधि किसी अन्य राज्य में लागू हो सकती है अगर न्यायालय में सिद्ध हो जाए कि जो व्यक्ति इस विधि का उल्लंघन किया है या विधि से संबंधित है
उसका कोई संबंध स्थापित हो रहा है। ठीक है, अब अगला आर्टिकल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 246। ये कहता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य विधायिका और संसद द्वारा बनाए गए विषयों पे किस विषयों पे विधि निर्माण कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, राज्य विधायिका या संसद किन विषयों पर विधि निर्माण कर सकते हैं, ऑन विच सब्जेक्ट्स दे कैन मेक लॉ। तो यहां पे आप देखिएगा कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन है, यूनियन को लॉ बनाने की किसके पास, किस सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है। यूनियन जो लॉ बना सकता है वो बना सकता है यूनियन लिस्ट पे, और किस पे बना सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट पे, समवर्ती सूची पे बना सकता है। राज्य विधायिका किस पे लॉ बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर किस पे लॉ बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट पे, और बना सकती है आपके कॉन्करेंट लिस्ट पे। तो ये दोनों किस पे लॉ बना सकते हैं, अगर आप बात करेगा तो स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ ऑन कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, यूनियन कैन मेक लॉ ऑन यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। संघीय सूची पे नियम बना सकते हैं और समवर्ती सूची पे नियम बना सकते हैं। उसी तरह से राज्य सरकार समवर्ती सूची पे नियम बना सकता है और राज्य सूची पे नियम बना सकता, अधिनियम बना सकता है। इसका मतलब ये दोनों मिलके समवर्ती सूची पे अधिनियम बना सकते हैं। बोथ कैन मेक लॉ ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट। Initially, the number of the laws on the subjects which can be made by the union government was 97. It was gradually increased to 100. 97 था शुरुआत में, 3 और जोड़ा गया, 100 हो गया। समवर्ती सूची में शुरुआत में 47 विषय थे, 47 सब्जेक्ट्स थे, 5 जोड़ा गया, टोटल 52 हो गया। और राज्य सूची में टोटल आपके 66 विषय थे शुरुआत में, देश जब आजाद हुआ, जो 5 इसमें से माइनस किया गया तो इसका हो गया संख्या 61, और यही 5 उठा के इसमें जोड़ दिया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से काम किया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ट्रांसफर्ड 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। इसका मतलब दोनों आपके केंद्र और राज्य इस विषयों पे विधि बना सकते हैं। तो बात क्या स्पष्ट हुआ, बात यह स्पष्ट हुआ कि 245 तो कह रहा है क्षेत्र, 245 कह रहा है क्षेत्र, और 246 कह रहा है सब्जेक्ट। तो 245 कह रहा है किन क्षेत्रों पे केंद्र सरकार नियम बना सकती है और राज्य सरकार बना सकती है। 246 कह रहा है किन विषयों पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार अधिनियम का निर्माण कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, इनको बहुत डिटेल में देखा जाएगा अभी आने वाले लेक्चर्स में। और उसमें क्या क्या है कि किस लॉज पे डिसाइड होगा कि कौन किस पे नियम बनाएगा। जैसे आप देखिएगा कि सब्जेक्ट्स जो हैं, जो विषय वस्तु हैं, ये कोई टाइट बाउंड कंपार्टमेंट से सेपरेटेड नहीं है। जैसे इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस किसके पास है, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस इज द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, राज्य सूची का विषय है। और आप डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करिएगा, सैन्य बलों की तैनाती की बात करिएगा, डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज, और सैनिक बलों की तैनाती की जब बात करिएगा तो यह किसका विषय है, यह संघीय सूची का विषय है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि राज्य में विधि और शासन लागू करने की बात, लॉ एंड ऑर्डर की बात और पुलिस की बात राज्य सूची का विषय है, और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की बात संघ सूची का विषय है। अब यहां पे ये दोनों जो विषय हैं, तो ये संभव हो सकता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस के रिलेशन में कोई लॉ बनाए तो वो लॉ कहीं जाके इस पे इफेक्ट कर सकता है, या जब केंद्र सरकार अर्धसैनिक बलों की तैनाती के संबंध में कोई विषय बनाए, कोई अधिनियम बनाए, तो राज्य सूची पे
लॉ एंड ऑर्डर पे, पुलिस पे जाके कोई प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो विषय हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्टेंट लिस्ट में, दे डू नॉट हैव टाइट बाउंड सेपरेशन, एकदम अलग अलग पृथकीकरण इनका करना संभव नहीं है कि यहां तक बाउंड्री है राज्य सरकार के अधिनियम की, इसके बाद शुरू होता है केंद्र सरकार का अधिनियम का प्रभाव। ऐसा करना संभव नहीं है। और संभावना है कि एक विधि जब बनाएगा केंद्र सरकार तो राज्य सरकार के विधि पे उसका प्रभाव होगा। राज्य सरकार जब कोई विधि बनाएगा तो केंद्र सरकार के विधि पे उसका प्रभाव होगा। उस मामले में कैसे निर्णय किया जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है? हाउ वी विल डिसाइड दैट द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द यूनियन इज राइट और द स्टेट इज राइट? देयर आर वेरियस डॉक्ट्राइन्स अंडर द, आपके एक तरह से कहा जाएगा कि कौन आपके लॉज के अंदर वेरियस डॉक्ट्राइन्स हैं जो कि बताते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से सपोर्टेड है। एक डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ फेडरल सुपरमेसी, एक डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ फेडरल सुपरमेसी, संघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत। ये क्या कहता है? संघ को विधि बनाने की सर्वोच्च शक्ति दी गई है और कभी केंद्र और राज्य में किसी विधि के संबंध में विवाद होगा तो संघीय विधि को मान्यता दी जाएगी। डॉक्ट्राइन ऑफ फेडरल सुपरमेसी सिंपली सेज that the law making power of central government is supreme to the law making power of the state government. If there is a conflict between the law making power of the central government and state government, central government will prevail. But this is used as a last resort. Before this, various other laws or doctrines are used. एक डॉक्ट्राइन है जिसको आप पढ़िएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। हम केवल ये पॉइंट्स आपको लिखवा नहीं रहे हैं, केवल समझा रहे हैं इस पॉइंट्स को, और अभी इसको थोड़ा सा समझने के पर्सपेक्टिव से देख लीजिए। डिटेल में कभी किसी और लेक्चर में इनको समझा देंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, समन्वयकारी निर्वचन का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि कोर्ट के पास जब कोई लॉ चैलेंज होता है, देखिए क्या होगा, जब स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ बनाएगा और ये जाके इन्फ्लिक्ट करेगा, जाके प्रभाव करेगा, असर डालेगा केंद्र के किसी विधि पे, तो केंद्र सरकार कहेगी कि आप मेरे लॉ के अगेंस्ट लॉ बना दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बनाएगा, मान लीजिए डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स पे कोई लॉ बना रहा है और ये स्टेट लॉ के अगेंस्ट अगर कोई बात जा रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट में कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लॉ है वो हमारे लॉ के अगेंस्ट चली गई है। तो जब ये चैलेंज होगा, तो ये जब भी चैलेंज होगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरप्रेट करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट सही है कि स्टेट गवर्नमेंट सही है। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है ये निर्धारित करना कि केंद्र सरकार सही है कि राज्य सरकार सही है। अनुच्छेद 131 में उसको ये शक्ति दी गई है। मूल क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब बात देखिए यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन में सुप्रीम कोर्ट यह जांच करने की कोशिश करेगा कि जो केंद्र सरकार ने विधि बनाया है और जो राज्य सरकार ने विधि बनाया है, इसका ऐसा निर्वचन करे कि आपस में दोनों की समन्वय हो जाए। इट विल ट्राई टू इंटरप्रेट बोथ द लॉज इन सच अ वे दैट दे आर हार्मोनियसली कंस्ट्रक्टेड, एक दूसरे में कोई विरोध ना रह पाए। जब एकदम ऐसा संभव नहीं होता है तभी वो उपयोग करता है संघीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का। देन ओनली इट यूजेज द कंसेप्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ फेडरल सुपरमेसी। तो ये बात आपको जानना है कि डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन समन्वयकारी निर्वचन का सिद्धांत है जो ये कहता है कि जो केंद्र सरकार की विधि है और राज्य सरकार की विधि है, इन दोनों में ऐसा निर्वचन करना चाहिए कि आपस में कोई विरोध ना उत्पन्न हो। The law making power of the central government and the state government should such be interpreted that there is no disharmony between these two laws. But if it is not possible, then apply doctrine of federal supremacy. तीसरा इसी में आपका है डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, सार और तत्व का सिद्धांत। डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस ये कहता है कि जो लॉ बनाया गया है इसका सार समझना है, इसका तत्व समझना है, इसका गुण समझना है, इसका प्रभाव समझना है, इसका सिद्धांत समझना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द
प्रिंसिपल, द लॉजिक, द रीजन, द इफेक्ट ऑफ द लॉ, नेम इज इमटेरियल। नाम से कुछ भी लेना देना नहीं है। नाम में क्या रखा है? नाम में कुछ भी नहीं रखा है। हमें प्रभाव देखना है उस विधि का क्या है। और अगर इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट होता है तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। अगर सतही अतिक्रमण है तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। जैसे इसको आप समझ लीजिए, डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स की बात कही गई है। अगर इसके रिलेशन में कोई लॉ बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और ये स्टेट गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सतही अतिक्रमण करता है, लॉ एंड ऑर्डर के बातों पे इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट है, जानबूझकर नहीं, विधि बनाने के प्रक्रिया में ऐसा इंक्रोचमेंट है और ये कोई जानबूझकर नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट ऐसे लॉ को नल एंड वॉइड नहीं करेगा। तो यहां पे कोर्ट जब भी किसी ऐसे विधि का निर्वचन करेगा जो सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने चैलेंज किया स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट या स्टेट गवर्नमेंट ने चैलेंज किया सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगा? इसका इसेंस क्या है, लॉ का इसेंस क्या है, लॉ का इफेक्ट क्या है, लॉ का नेचर क्या है, लॉ का प्रिंसिपल क्या है, लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है। वो ये नहीं देखेगा, वो ये नहीं जांच करेगा कि ये नाम क्या है। नाम से कुछ लेना देना नहीं, नाम आप कुछ भी लिखिए, अंदर कुछ बातें और लिख दीजिए तो बात बिगड़ जाएगा। इसलिए नाम पे नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है, प्रभाव क्या है, महत्व क्या है, प्रकृति क्या है, उस विधि के सार और तत्व को समझने की कोशिश करेगा। इसी तरह से आप देखिएगा, चौथा पॉइंट आप यहां पे देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है? फोर्थ पॉइंट है डॉक्ट्राइन ऑफ एंसेलरी लेजिस्लेशन, सहायक विधायन का सिद्धांत। ये क्या कहता है? सहायक विधायन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ एंसिलरी लेजिस्लेशन, सहायक विधायन का सिद्धांत। व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ एंसिलरी लेजिस्लेशन? डॉक्ट्राइन ऑफ एंसिलरी लेजिस्लेशन सिंपली सेज that if a subject has to be given maximum possible interpretation, किसी विषय को अधिकतम संभावित निर्वचन करने का शक्ति दिया जाना चाहिए। किसी भी विषय को अधिकतम संभावित निर्वचन करने की बात होनी चाहिए। Subjects should be given maximum possible interpretation and the law making power of any organization, that is union government and state government, should be given maximum possible latitude. अधिकतम उनको शक्ति दी जानी चाहिए। इससे संबंधित जो और बातें होंगी उन पे भी वो विधि बना सकते हैं। सहायक विधायन का सिद्धांत है, जैसे मान लीजिए आपको ये बात कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट में ये पावर दे दिया गया कि लैंड रिफॉर्म कर सकता है। भूमि सुधार की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास दे दी गई। अब अगर मान लीजिए भूमि सुधार की शक्ति राज्य सरकार के पास दे दी गई, तो इस विषय पे जब वो कोई विधि बनाएगा, जब वो कोई लॉ बनाएगा, कोई अधिनियम बनाएगा, तो वो क्या करेगा? वो इसके संदर्भ में जो और संबंधित बातें होंगी उस पे भी विधि बना देगा। So if any other matter is related to this land reform, the power to make law on that subjects also will be given to the state government, state legislature। जैसे लैंड रिफॉर्म में क्या होगा? अगर लैंड रिफॉर्म से एग्रीकल्चर के कुछ सुधार करना है तो वो कृषि पे भी विधि बना सकता है, उससे संबंधित जो कृषि की बातें हैं। अगर भूमि सुधार के संदर्भ में, आप भूमि सुधार करने के संदर्भ में छोटे मोटे अगर कोई एक तरह से कहा जाएगा झुरमुट है, या आपके पेड़ पौधे लगे हुए हैं, या छोटी मोटी फॉरेस्ट्री है, उसके संबंध में भी वो लॉ बना सकता है। तो फॉरेस्ट्री के संबंध में भी वो लॉ बना सकता है। वो लैंड रिक्लेमेशन के संबंध में अगर कोई आसपास का कोई पॉन्ड है, तालाब है, उसके संदर्भ में भी लॉ बना सकता है। जैसे इनकम टैक्स का अधिकारी है, अगर इनकम टैक्स को कलेक्ट करने की पावर किसको दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स को कलेक्ट करने के प्रोसेस में क्या कर सकता है? किसी जगह पे सर्च कर सकता है, किसी जगह पे सीज कर सकता है,
किसी को अरेस्ट कर सकता है, जो कि इसकी पावर नहीं होती, पुलिस पावर्स है। तो पुलिस की भी शक्तियां हमारे इनकम टैक्स अधिकारी को प्रदान कर दी जाती हैं, क्योंकि उसके कार्य को करने में सहायक सिद्ध होता है वो। तो ये बात आपका बोला जा रहा है कि एंसेलरी लेजिस्लेशन क्या है, सहायक विधान का सिद्धांत क्या कहता है। जब भी कोई विषय दिया जाएगा किसी भी आपके केंद्र को या राज्य को विधि बनाने के लिए, तो उस विषय का अधिकतम निर्वचन, जो संभावित निर्वचन है, वो करने के लिए छूट है उस राज्य को, केंद्र को, और उसके संबंध में वो विधि बना सकता है। ये बात आपका बोला जा रहा है। फिर एक और इसी में आपका डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। ये क्या कहता है? आभासी विधायन का सिद्धांत। इसका मतलब होता है व्हाट यू कैनॉट डू डायरेक्टली, व्हाट यू कैनॉट डू डायरेक्टली, यू कैनॉट डू इनडायरेक्टली ऑल्सो। जो आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते, वो अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकते। जो आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते, आप अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकते हैं। ये बात आपका बोल रहा है। What you cannot do directly, you cannot do indirectly। ये बात आप पर, ये बड़े डॉक्ट्राइन पे बना हुआ है। लेजिस्लेटिव फ्रॉड एक बड़ा सा सिद्धांत है, जो बोला जाता है कि संविधान, या आप कहिएगा कि आप विधायन के साथ धोखा या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड, संविधान के साथ फ्रॉड, उस पर निर्भर करता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन आप नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली, यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पुलिस पे लॉ बनाने की पावर नहीं है, तो वो कोई ऐसा लॉ बनाए कि डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज एक्ट, डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेज एक्ट, या इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से समझिए। एक पॉइंट है हमारे यहाँ पे कि कैपिटेशन फीस लगाने की बात नहीं दी गई है। कैपिटेशन फीस लगाने का अधिकार नहीं दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये कैपिटेशन प्रतितुलन शुल्क नहीं लगा सकते हैं, कैपिटेशन फीस नहीं लगा सकते। प्रतितुलन शुल्क का क्या उपयोग होता है? उनके बिल्डिंग के निर्माण के लिए वो पैसा आपसे मांग लेते हैं, तो ऐसा पैसा उनको लगाने का अधिकार नहीं दिया गया है हमारे जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। लेकिन मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने कहा, स्टेट गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया और उस लॉ में लिखा आपके एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग एक्ट, एक लॉ बना दिया राज्य सरकार ने। नियोजन प्रशिक्षण अधिनियम, उस नियोजन प्रशिक्षण अधिनियम में उसने कहा कि जो भी क्लास 12th और बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, ये अपना 12th कंप्लीट करते हुए बीएससी 3rd ईयर में हैं, तो उनको गवर्नमेंट ट्रेनिंग देगी, गवर्नमेंट ट्रेनिंग देगी, प्राइवेट सेक्टर ट्रेनिंग देगा। ट्रेनिंग के लिए स्कूल आवर्स के बाद जब क्लास आपकी खत्म हो जाएगी, तो 2 घंटे हफ्ते में 3 दिन आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद ट्रेनिंग जब हो जाएगी तो आपको 5000 पर मंथ स्टाइपेंड पे किसी आपके कंपनी में तैनाती कर दी जाएगी, किसी कंपनी में आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपका क्या प्रोविजन है? उसके बाद आपका उसने कहा कि इसके कार्य को करने के लिए हमें बिल्डिंग बनाना होगा, और उस बिल्डिंग के निर्माण के लिए हम आपसे सालाना 5000 रुपए चार्ज करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आप प्रतितुलन शुल्क नहीं लगा सकते, कैपिटेशन फीस नहीं लगा सकते। अब आप क्या कह रहे हैं? छदम विधायन कर रहे हैं। छदम विधायन का मतलब छुप के विधायन कर रहे हैं, चोरी से विधायन कर रहे हैं। आप कलरेबल लेजिस्लेशन कर रहे हैं, जिसको आप क्या करेगा, आपने नाम तो लिखा एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग एक्ट, उसमें सारे प्रबंध ठीक डालें, एक प्रबंध ऐसा डाला जो कैपिटेशन फीस की तरह काम कर रहा है कि आपकी जो बिल्डिंग के निर्माण के लिए 5000 रुपए आपसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चार्ज करेगा पर ईयर। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज कलरेबल लेजिस्लेशन। व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली, यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली ऑल्सो। तो ऐसे बड़े सारे सिद्धांत है, डॉक्ट्राइन ऑफ रीडिंग डाउन है, ठीक है, वो भी आपका अर्थ संकोचन का सिद्धांत है,
डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी है, जो पृथकीकरणिता का सिद्धांत है कि किसी विधि के गलत भाग को सही भाग से अलग करके उस विधि को सही बनाया जा सकता है। तो ऐसे बड़े सारे सिद्धांत हैं जो इसको समझने में काम आएंगे। इसके बाद एक आर्टिकल आप देखिएगा, आर्टिकल 247। 247 क्या कहता है? पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉ सो दैट इट कैन एस्टेब्लिश एनी एडिशनल कोर्ट ऑन एनी ऑफ द लिस्ट विच इज मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमारे संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो न्याय को सुनिश्चित कराने के लिए, जस्टिस को सुनिश्चित कराने के लिए कोई लॉ बना सकता है। और वो लॉ किससे संबंध में होगा? लॉ संबंध में होगा आपका यूनियन लिस्ट के संबंध में। तो क्या कह रहा है? पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉ on any matter which is mentioned in the union list to do justice। न्याय दिलाने के लिए हमारा संसद संघ सूची के मामलों में कोई न्यायालय की, अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकता है, along with the सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे कैसे कोर्ट बन गए हैं, एनआईए के कोर्ट्स बने हुए हैं। ये कैसे कोर्ट्स हैं? नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो हमारा है, राष्ट्रीय अन्वेषण संस्था जो बनाया गया है, वो जब आतंकवादियों के संबंध में तहकीकात कराना होता है तो उसके लिए एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है। और ये किस अनुच्छेद के माध्यम से होता है? अनुच्छेद 247 के माध्यम से ये सारी बातें हो सकती। फिर आप देखिएगा अनुच्छेद 248 की बात की गई है और ये है रेसिड्यूरी पावर। इट टॉक्स अबाउट अवशिष्ट शक्तियां। रेसिड्यूरी पावर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी शक्ति जो कहीं पे भी परिभाषित नहीं है। अ पावर विच हैज नॉट बीन डिफाइंड इन एनी ऑफ द लिस्ट, एनी सब्जेक्ट विच इज नॉट डिफाइंड इन एनी ऑफ द लिस्ट विल फॉल अंडर आर्टिकल 248। रेसिड्यूरी पावर अवशिष्ट शक्तियां हैं। इस पे लॉ बनाने की पावर किसको दी गई है? इस पे लॉ बनाने की पावर हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट को दी गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये पावर किसको दी गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पावर दी गई थी गवर्नर जनरल को। जबकि जो अपने आप को कहते हैं कि हम ट्रू फेडरल कंट्री हैं, जैसे अमेरिका को हम लोग रोल मॉडल मानते हैं, तो अमेरिका में लॉ मेकिंग पावर ऑन रेसिड्यूरी मैटर्स इज गिवन टू द स्टेट, whereas in India law making power on the residuary matters is given to the parliament। अवशिष्ट शक्तियों पे विधि बनाने की शक्ति अमेरिका में राज्यों को प्रदान की गई है और भारत में केंद्र को प्रदान की गई है। इसके बाद जो आर्टिकल्स आते हैं सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस में 249, 250, 251, 52, 53, 54, इसको एक बार हम लोग देखते हैं कैसे ये काम करता है। नॉर्मल प्रोसेस में ये बात आप समझ सकते हैं कि सेंटर डू नॉट हैव एनी पावर टू मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट, बट इन 5 extraordinary circumstances सेंटर हैज द पावर टू मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट। साधारणतः केंद्र को राज्य के विधियों पर विधि निर्माण करने की शक्ति नहीं प्रदान की गई है, लेकिन आपातकालीन व्यवस्था में राज्य सरकार की राज्य सूची पे केंद्र सरकार अधिनियम बना सकता है। तो ये 5 आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं। फाइव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस आप देखेगा, 5 अतिरिक्त आपके समय है, समय जिसके अंदर केंद्र सरकार राज्य सूची पे अधिनियम बना सकता है। और वो किस में बताया गया है? 249, 250, 252, 253, 356। 249 कहता है राष्ट्रहित में केंद्र सरकार राज्य सूची पे अधिनियम बना सकता है अगर राज्यसभा इस संदर्भ में एक विशेष प्रस्ताव से एक संकल्प पारित कर दे। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट इफ राज्यसभा पासेज अ रिजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। संसद राज्य सूची पे राष्ट्रीय हित में एक अधिनियम का निर्माण कर सकता है अगर राज्यसभा
विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव इस संदर्भ में पारित कर दे। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट इफ राज्यसभा पासेज अ रिजोल्यूशन इन नेशनल इंटरेस्ट टू दिस इफेक्ट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। 250 क्या कहता है? जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकालीन लागू होगा, जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकालीन लागू होगा तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान संसद को राज्य सरकार के समानांतर शक्ति प्राप्त हो जाएगी। सेंटर विल गेट इक्विवेलेंट पावर, पार्लियामेंट विल गेट इक्विवेलेंट पावर along with the state legislature to make law on the state list। यहां पे नेशनल इंटरेस्ट में करेगा, राज्यसभा विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करता है तो बात बनेगी। ये पॉइंट आपको जानना है, ठीक है। अगला पॉइंट आप देखिए 252 क्या कहता है? इफ 2 or more than 2 states passes a resolution and request the center to make law on the state list, parliament can make law on the state list। दो या दो से ज्यादा राज्य, 2 or more than 2 states passes a resolution requesting center to make law on the state list। क्या बात बोला गया है? दो या दो से ज्यादा राज्य जब एक संकल्प पारित करते हैं, केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं कि आप राज्य सूची पे अधिनियम बना दीजिए, तो केंद्र सरकार राज्य सूची के संदर्भ में अधिनियम बनाएगा और जो दो राज्यों ने रिक्वेस्ट किया था उसको हर हाल में उस नियमों का पालन करना पड़ेगा। कोई अतिरिक्त राज्य भी चाहे तो उस नियम को मान सकता है। जैसे ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट, ये जो एक्ट है ये केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है राज्य सूची के अधिनियम के संदर्भ, राज्य सूची के विषय के संदर्भ में। If 2 or more than 2 states request parliament to make law on the state list, parliament can make law on the state list। 253 क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय संधि बाध्यताओं को लागू करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सूची पे अधिनियम का निर्माण कर सकता है। To implement international treaties and agreement, Parliament can make law on the state list। To implement international treaties and agreement, Parliament can make law on the state list। अंतरराष्ट्रीय संधि बाध्यताओं को लागू करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सूची पे अधिनियम निर्मित कर सकता है। 356 क्या है? 356 कहता है राष्ट्रीय आपातकालीन आपने देख लिया, अब ये बात करेगा राज्य आपातकालीन की, स्टेट इमरजेंसी की। टॉक्स अबाउट स्टेट इमरजेंसी। नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज सेड दैट इट इज अ प्रेसिडेंट रूल, लेकिन साधारण भाषा में, आम चाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, लेकिन राष्ट्रपति शासन पूरे संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो 356 बात करता है राष्ट्रपति शासन के बारे में। और 356 में क्या होता है? 356 जब लागू होता है तो केंद्र सरकार की स्टेट जो लेजिस्लेचर होती है, राज्य की विधायिका को भंग कर दिया जाता है। इट इज डिसॉल्व्ड एंड ऑल द पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज ट्रांसफर्ड टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दूसरा 356 में स्टेट एग्जीक्यूटिव भी काम करना बंद कर देता है। मुख्यमंत्री और इनका मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, गवर्नर अपने पद पर बना रहते हैं और हमारा जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होता है वह सारा किसको ट्रांसफर हो जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं? गवर्नर के माध्यम से उस राज्य पे शासन चला सकते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से उस राज्य पे शासन चलाते हैं। ठीक है, अब यहां पे बात क्या है? यहां पे ये बोला गया है कि पार्लियामेंट खुद नियम नहीं बनाती, पार्लियामेंट बाई कन्वेंशन अपनी सारी पावर किसको ट्रांसफर कर देती है? पार्लियामेंट बाई कन्वेंशन अपनी सारी पावर ट्रांसफर कर देती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इसीलिए इसको राष्ट्रपति शासन बोला जाता है आम चाल की भाषा में, क्योंकि राष्ट्रपति ही उस राज्य के संदर्भ में नियम और अधिनियम का सृजन करते हैं। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं? 356 में
राज्य विधायिका भंग हो जाती है और इसके जगह पे संसद को सारी शक्ति दे दी जाती है। राज्य की कार्यपालिका को भी डिसमिस कर दिया जाता है, पदच्युत कर दिया जाता है, अपने पद से त्याग दे देते हैं वो। उनके जगह पे राज्यपाल बने रहते हैं। राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति शासन करते हैं अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल पे विश्वास है, अन्यथा वो उनको भी बाईपास कर सकते हैं। और आप देखिएगा कि अभी समय के माध्यम से संसद अपनी विधि निर्माण की शक्ति राष्ट्रपति को स्थानांतरित कर देता है और इसीलिए इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग जनरली बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। तो और डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद।